तो भाइयों और बहनों, मेरी बड़ी बहन बैठी है वहाँ और अपन सबकी दीदी है, ठीक है, माही दीदी। तो आज सबसे मेन टॉपिक है ओसीएम का। और जब से ओसीएम बना होगा तो 12th के बोर्ड एग्जाम में हेनरी फायोल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो जाता है। तो इसीलिए हमें ये 14 प्रिंसिपल पूरे के पूरे याद होने चाहिए। पॉइंट्स, कीवर्ड्स, मैंने कल ही बताया था कि अपने को पढ़ाई करना है कीवर्ड्स के हिसाब से। कीवर्ड्स अगर हमें याद रहेंगे तो हम लोग आसानी से उसके बारे में लिख सकते हैं। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि वो कीवर्ड्स का मीनिंग क्या है, वो कीवर्ड्स किससे रिलेटेड है और क्या है। ठीक है, ये चीज हम लोग देखेंगे। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। पहला डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क यानी किस तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क, एक मिनट। तो सबसे पहला है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क यानी डिवीजन यानी क्या, डिवाइड करना। वर्क यानी क्या, काम। काम को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड किस तरीके से करेंगे, मान के चलो कि तुम्हारा एक किराना शॉप है। मैं छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ। छोटा एग्जांपल अच्छा रहेगा तुम लोगों को समझने के लिए। एक किराना शॉप है, मैंने क्या किया, 2 एम्प्लॉय रखा, 2 नौकर, जिसको हम लोग बोलते हैं नौकर। एक नौकर का काम क्या था, काउंटर पे खड़े होकर ऑर्डर लेना, और दूसरे नौकर का काम था कि वो वहां से सामान लाके काउंटर पे रखेगा, और जो काउंटर पे खड़ा है नौकर वो सामान को आगे डिलीवरी करेगा। और वहां जो मेन जो गल्ले पे जो बैठा हुआ है इंसान है, वो इंसान क्या करेगा, पैसा कलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से काम को हमने डिवाइड कर लिया तो आसानी से होगा, है ना, आसानी से होगा। अब उसी को हम लोग बड़े पैमाने का एग्जांपल अगर देखेंगे तो बड़े पैमाने का एग्जांपल अगर है तो वही है कि बड़ी फैक्ट्री है। हर कोई आज आ जा रहा है, अरे आज मैं ये काम नहीं करूंगा, आज मैं वो काम करूंगा। तो पहला वाला बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये काम मेरा है, मैं करूंगा, तो हो गई लड़ाई। उससे बढ़िया है कि बेटर है कि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग अगर बढ़ जाए और सबको उनका काम बता दिया जाए कि भैया तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, और इसके अलावा तो दूसरा काम नहीं करेगा जब तक कि तुझे आदेश ना मिले। तो तुझे आके झाड़ू मारना है तो झाड़ू ही मारेगा, तुझे आके मशीन ऑपरेट करना है तो मशीन ही ऑपरेट करेगा, और उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहला जो हेनरी फायल ने पॉइंट बताया था वो क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा था ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर काम का दायित्व और उसको ऑथराइज्ड यानी कि वही काम करेगा। ये चीज उसने बताया कि अगर मैं अपने कंपनी में किसी को उस काम की ऑथोरिटी दे दूं और उसकी जिम्मेदारी दे दूं तो वो काम उसके अलावा कोई नहीं करेगा, उससे बेटर कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसे क्या किया हूं, फुल्ली ऑथोरिटी दे के रखा हूं। तू कैसे भी कर, कुछ भी कर, ये तेरा ही काम है और ये तेरी ही जिम्मेदारी है कि इसे कंप्लीट करना है। अब इसके लिए है ना एक बहुत बड़ा एग्जांपल है अपने पास। गूगल कंपनी के बारे में सुना है ना सबने, गूगल है ना, सर्च इंजन है सबसे बड़ा, है ना, दुनिया का। अब इसमें क्या होता है, ये कंपनी में ऐसा एम्प्लॉय बन के नहीं जाते कोई। तुम नॉर्मल कपड़े में चले जाओ, जैसे इसने पहना है घर के कपड़े में चले जाओ, कोई नहीं बोलेगा कि तुमको फॉर्मल शर्ट पहनना है, फॉर्मल पैंट पहनना है, टाई पहनना है, ये पहनना है, कैसे भी जाओ। तुम्हें एक टास्क असाइन हुआ है, एक वर्क असाइन हुआ है, उसकी जिम्मेदारी और अथॉरिटी तुम्हारी है, और तुमको एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि इतने टाइम में होना चाहिए। कुछ भी करो तुम घर से करो। जैसे देखो, अपने को अगर स्कूल में, ऑफिस में छुट्टी लेना है तो एप्लीकेशन करना पड़ता है। गूगल में ऐसा कुछ नहीं है, जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, लेकिन जो काम दिया है वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें पूरा होना चाहिए, है ना, क्योंकि कंपनी को एंड ऑफ द डे क्या चाहिए, काम, है ना। वो काम मैंने असाइन कर दिया और एक टाइम लिमिट दे दिया, तो सीधी सी बात है, तू कैसे भी कर भाई, कुछ भी कर, घर में बैठ, घर से बैठ के कर, है ना। मुझे तेरे अपीयरेंस से कोई मतलब नहीं, ना कि तेरे प्रेजेंस से मतलब है, मुझे काम से मतलब है। तुझे क्या चाहिए, क्या तेरे को फैसिलिटी होना, खाने के लिए चीजें होना, ये ले पूरी कैंटीन फ्री है, जा। तेरे को बैठ कर नहीं, लेट के काम करना है, ये ले रिक्लाइनर सोफे लगे हुए,
देखो यहाँ काम नहीं करना, कैफेटेरिया में करना है, क्या कॉफी पीते हुए जा कॉफी कैफेटेरिया में कर। देखो 4-5 जन के साथ बात करते हुए करना है, कर भैया, लेकिन ये काम तेरा है, तेरी जिम्मेदारी है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना है तुझे ही। तो ये होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई काम का अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक को दी जाए और उसी से रिलेटेड लोगों को अगर दी जाए तो वो काम आसानी से होता है। तो यही हेनरी फायोल का सेकंड पॉइंट था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो पहला था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क और दूसरा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद में आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन बोले तो सीधे चल, दाएं मुड़, नहीं, बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन यानी कि काम में डिसिप्लिन होना। बाद में कर लेंगे, टाइम है ना अभी। अरे 2 घंटे का काम है, अपने को 5 घंटे मिले, आगे से डेडलाइन मिली है, करेंगे ना आखिरी के 2 घंटे में। अगर मैं तो बोल रहा हूँ ना कि अगर जो काम मिला है वो अगर शुरुआत में ही कर लेंगे तो बाकी का समय जो खाली मिलता है ना तो आराम कर सकते हैं। लेकिन अगर तुमने पहले आराम कर लिया और उसके बाद में सोचा कि आखिरी के 2 घंटे में करेंगे, कुछ न कुछ गलतियां जरूर निकलेगी, फिर उसको रिसॉल्व करने का समय नहीं बचेगा तुम्हारे पास। और अगर पहले ही अगर कर लिए तो क्या होगा, टेस्टिंग में वो चीज़ों को हो सकता है कि कुछ उसमें गलतियां निकले तो तुम उसे रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास समय बचेगा। तो इसलिए हर एक काम में डिसिप्लिन होना जरूरी है। अब डिसिप्लिन यानी देखो बहुत सारे, मैं तो गूगल बताया था, गूगल एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है, उसकी मैथडोलॉजी और जो थिंकिंग है वो अलग है। लेकिन उसके अलावा नॉर्मल से हम लोग जो ऑफिस और कंपनियां देखते हैं तो क्या देखते हैं कि भैया इतने बजे तुमको पहुंचना है, 10 मिनट लेट हुए तो हाफ डे लग जाता, ठीक है, छुट्टी लग जाती तुम्हारी। तो इतने बजे तुमको आना है और इतने बजे का ऑफिस है, इतने से इतने बजे तक का 9 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करना है, ये हो गया डिसिप्लिन, ठीक है। उसमें एक था लंच ब्रेक रहेगा, उसके पहले भी काम करना है, उसके बाद में भी काम करना है तुमको, तो वो होता है डिसिप्लिन। तो हर काम में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी वो काम सक्सेसफुल होगा। उसके बाद में यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड यानी क्या होता है, देखो एक कंपनी में क्या होता है, सबसे पहला होता है ओनर, वो अपने हाथ के नीचे रखेगा एक मैनेजर, मैनेजर के हाथ के नीचे रहेंगे सुपरवाइजर। अब इसको एक सिनारियो में समझते हैं हम लोग, ये है ओनर, उसके बाद में मान के चलो इसके हाथ के नीचे 2 मैनेजर है, एक मैनेजर के हाथ के नीचे 3 सुपरवाइजर है और एक सुपरवाइजर के हाथ में 10 एम्प्लॉय है, ठीक है, ये हो गए 10 एम्प्लॉय, ठीक है। अब ओनर ये 10 एम्प्लॉय से जाके डायरेक्टली नहीं मिलेगा ना, ये ओनर को अगर कुछ कमांड देना है कि भैया आज ये काम करना है तो सारे एम्प्लॉय को पता चल जाना चाहिए। तो ये जो ओनर है हर एक के पास जाके इन लोगों से तो नहीं मिलेगा, वो मिलेगा किससे, बताएगा किससे, किसको, वो बताएगा अपने बिल्कुल अंडर में, जिसके तुरंत नेक्स्ट टू बिलो यानी कि एकदम उसके नीचे डायरेक्टली जो है उनको बताएगा, तो वो है मैनेजर्स। मैनेजर्स क्या करेंगे, वो भी एम्प्लॉय के पास नहीं जाएंगे, वो लोग किसको बताएंगे, अपने सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर एम्प्लॉय के पास जाएंगे। तो ये होता है तुम्हारा यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर चेन भी कहते हैं, स्केलर चेन भी होगा यहाँ कहीं ना कहीं। तो ये होती है यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक से कमांड आए, और हाँ एम्प्लॉय कमांड नहीं दे सकता किसी को, एम्प्लॉय कमांड ले सकता है अपने सुपेरियर से, सुपेरियर यानी उसके ऊपर जो होगा, जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के ऊपर कौन है, सुपरवाइजर है, तो वहां से कमांड ले सकता है, लेकिन कमांड दे नहीं सकता क्योंकि वो उस ओहदे पे नहीं है। सुपरवाइजर कमांड दे सकता है, किसको दे सकता है, एम्प्लॉय को, लेकिन मैनेजर्स को नहीं दे सकता क्योंकि मैनेजर उनके ऊपर है। मैनेजर दे सकता है सुपरवाइजर को कमांड, लेकिन मैनेजर ओनर को कमांड नहीं दे सकता है ना। तो ये होता है तुम्हारा यूनिटी ऑफ कमांड, ये है यूनिटी ऑफ कमांड। ये यूनिटी ऑफ कमांड से अगर प्रॉपर चलेंगे तो प्रॉपर वर्क होगा, ये था हेनरी फायोल का कहना। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ये बड़ा अच्छा टॉपिक बताया है हेनरी फायोल ने। इसका मीनिंग क्या होता है, मेरे पास मान के चलो 10 एम्प्लॉय है, मेरे को है ना वो पूछने वाला वो ग्रीन कपड़ा ला दो, तो क्या होता है, मेरे पास 10 एम्प्लॉय है,
10 एम्प्लॉय है और 10 एम्प्लॉय को मैंने एक ही काम दिया हूँ, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 10 एम्प्लॉय को एक ही काम दिया हूँ कि भैया तू है ना, तुम लोग है ना 10 एम्प्लॉय गड्ढे खोदो, है ना, मजदूर अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। लेकिन अब उसमें से जो एक बंदा था, उसको इलेक्ट्रिक का भी काम आता था, ठीक है। दूसरा जो बंदा था उसको बाकी चीजें प्लम्बिंग का काम आता था। अब कंस्ट्रक्शन करना है मुझे तो हर किसी की जरूरत पड़ेगी, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, है ना, राज मिस्त्री हो गया, मिसर हो गया, इन लोगों की जरूरत पड़ेगी मुझे। अब मुझे अलग अलग लोगों को अपॉइंट करना है, लेकिन अगर 10 बंदे हैं मेरे पास जो मजदूर है मेरे पास, लेकिन उसमें से 2 लोग मुझे स्किल्ड वाले मिले, स्किल्ड लेबर, यानी कि उनको कुछ ना कुछ हुनर है उनके पास, तो मैं क्या करूंगा, मेरी कंपनी में उन्हीं के हुनर को इस्तेमाल करके उसे कंपनी का हुनर बना दूंगा, ताकि मुझे दूसरा एम्प्लॉय ना रखना पड़े। अगर मान के चलो 10-10 हजार में मैंने एम्प्लॉय रखा हूं, अब मुझे प्लम्बर की जरूरत पड़ी तो और 10,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन वही 10 मजदूरों में से मुझे पता चला कि भैया इसको प्लम्बिंग आती है और इसका इंटरेस्ट भी है, तो मैं क्या करूंगा, वो 10,000 की जगह 5,000 रुपये उसको दूंगा, यानी कि भैया तेरी मैंने सैलरी बढ़ा दिया हूँ, 10,000 से 15,000 कर दिया हूँ, तू है ना इलेक्ट्रिक का भी काम देखा कर और ये भी काम देखा कर, मेरा तो इंटरेस्ट हो गया प्रॉपर, है ना। आगे वाला भी खुश कि भैया मेरी सैलरी बढ़ गई, है ना, मेरी सैलरी बढ़ गई। तो यही होता है कि एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि किसी एक का इंटरेस्ट पूरे कंपनी का इंटरेस्ट बन जाए, तो वहां भी आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो ये होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। सेंट्रलाइजेशन का कल एक एग्जांपल लिया था डोमिनोज का, याद होगा तो आप लोगों को। सेंट्रलाइजेशन यानी कि एक ही जगह प्रॉपर इनका हेड ऑफिस रहे, चाहे आपकी कितनी भी ब्रांचेस हो, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी अगर आपकी ब्रांचेस हो, लेकिन इसे कंट्रोल करने वाला कोई एक हेड ऑफिस हो, वो हेड ऑफिस जो बोलेगा वही हर एक ब्रांच को करना पड़ेगा, तो इसलिए सेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, ये हो गया एक हेड ऑफिस की बात कर रहा हूं। सेंट्रलाइजेशन उसको भी बोला जाता है जो कि वो कंपनी का मेन हो, कंपनी के मेन ने कहा कि आज छुट्टी है, तो भैया वो छुट्टी सिर्फ उसी पे लागू नहीं होती, ना ही उसके ऑफिस में होती, उसकी जितनी ब्रांचेस है वो सब ब्रांचेस में लागू होंगी कि भैया सब ब्रांचेस को आज छुट्टी दो, आज मेरा जन्मदिन है ना। तो ये कहाँ से ऑर्डर आया, सेंटर से। अब ये सेंटर में किसका ऑर्डर था, ओनर का। तो सेंटर ऑफिस होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी वर्ल्ड वाइड अगर ब्रांचेस है तो क्या होना चाहिए, उसका एक कंट्रोल हब होना चाहिए, वो कंट्रोल हब उसे हम लोग कहेंगे सेंट्रल ऑफिस, तो इसे कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। रिम्यूनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे एम्प्लॉयज के लिए होता है। रिम्यूनेशन यानी देखो, जो भी एम्प्लॉय काम करते तो उनको इंडिया में जैसे दिवाली के वक्त बोनस दिया जाता है, अगर बोनस नहीं दे पाए तो कुछ ऐसी चीजें दी जाती है, जैसे मिठाई हो गई, कुछ हो गया, समथिंग कुछ हो गया, कपड़े हो गए, जूते हो गए, कुछ ना कुछ ऐसे हम लोग गिफ्ट देते हैं, कंपनी गिफ्ट देती है ना, मजदूरों को अपने या तो एम्प्लॉयज को गिफ्ट देती है। तो इसी तरीके के अगर रिम्यूनेशन अगर फाइनेंशियली रहो या सोशली रहो, कोई ना कोई चीज अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देते रहे तो एम्प्लॉयज हमेशा खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो काम अच्छा करेंगे और हमेशा कंपनी के बारे में अच्छा ही बोलेंगे कि भैया वहाँ है ना बोनस भी मिलता है, इतना बोनस मिलता है, अरे भैया कपड़े भी मिलते हैं, अरे मिठाइयाँ भी मिलती है, हर त्योहारों पे है ना तुमको कुछ ना कुछ मिलता है, तो भैया खुश रहेगा एम्प्लॉय, है ना। तो इसे कहा जाता है रिम्यूनेशन। रिम्यूनेशन कोई भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन स्पेशली कोई भी एम्प्लॉय रिम्यूनेशन चाहता है तो काय का चाहता है, फाइनेंस का यानी कि पैसे से रिम्यूनेशन, चाहे वो बोनस के रूप में हो, कुछ हो, अप्रिशिएट करना। हमने 10 एम्प्लॉय है मेरे पास, 10 एम्प्लॉय में मैंने कंपटीशन लगा दिया कि भैया ये महीने में जो अच्छा काम करेगा उसको मैं कुछ ना कुछ बोनस दूंगा, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का एक उसे अवार्ड जाएगा, वॉल ऑफ फ्रेम लगेगी, उसकी नाम रहेगा बोर्ड पे, और उसे कुछ ना कुछ मैं बोनस दूंगा। तो भैया ये लालच की वजह से एम्प्लॉय अच्छा काम करना शुरू करेंगे, तो वो रिम्यूनेशन हासिल करेंगे, तो भैया एक को मिला तो दूसरे को जलन होगी, ह्यूमन साइकोलॉजी बोलती है, तो वो क्या करेगा, अगले महीने में वो अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, यानी कि हर एम्प्लॉय अपने एफर्ट्स डालना शुरू करेगा और कहीं ना कहीं। अच्छा हाँ, इसमें भी कंपनी को क्या ध्यान रखना है, रोटेशन करते रहना है।
कि हर बार एक ही को मिल रहा है तो क्या होगा, बाकी लोगों पे निगेटिव प्रभाव होगा और बाकी लोग अरे हमेशा उसी को मिलता, छोड़ना यार अपने को थोड़ी मिलता, नहीं करेंगे अपन, ये निगेटिविटी आ जाती है। तो उससे बेटर है कि रोटेट करते रहो, है ना, जो अपने रेम्यूनेशन से उसको रोटेट करते रहो कि ये महीने में इसको मिला, ये महीने में इसको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए नहीं, वो कैपेबिलिटी और उन लोगों के काम करने के तरीके पर डिपेंड करना चाहिए। लेकिन जिसको मिल गया है तो उसको थोड़ा सा हल्के में लो, लेकिन बाकी जो है उन्हें थोड़ा सा ध्यान ऑब्जर्वेशन में रखो। तो इस तरीके से रिम्यूनेशन हम लोग दे सकते हैं। अगर ऐसे रिम्यूनेशन अगर मिले तो एम्प्लॉय बड़े खुश रहेंगे और हमेशा आपके काम के बारे में ही सोचेंगे। यह है 7 टॉपिक, ठीक है।